नमस्कार साथियों, मैं पीयूष त्रिवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल जियोपॉल आईएएस पे। साइंस की जो श्रृंखला है उसमें आज एक नया टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है और वो है पादप जगत। जी हाँ, देखिए, अगर आपने पादप जगत को समझ लिया तो इसके बाद में इससे संबंधित जितनी भी ऐसी बातें आएंगी जो कि पादप जगत से सीधे संबंधित होगी वो बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगी। पादप जगत में आप संपूर्ण जो पादप जगत की जितने भी भाग हैं उन सबको हम लोग अच्छे से समझेंगे। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर आपको ऐसे पौधे मिलेंगे जो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बने हो और जो बहुत कोशिकाओं से मिलकर बने हो, सबका विवरण आ जाएगा। सबसे पहली बात, जब हम बात करते हैं पादप जगत में तो ध्यान रखिएगा, यहां पर वे पौधे आएंगे, वे पौधे जो यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। जी हां, याद रखिएगा, यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। मैंने आपको याद होगा बताया था, जब कोशिका के जो प्रकार बताए थे उनमें दो प्रकार, पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक के जब हमने भेद किए थे, आपको ध्यान होगा, यूकैरियोटिक में मैंने आपको दो भेद बताए थे। पहला भेद बताया था जंतु कोशिका का, जंतु कोशिका, और दूसरा भेद जो बताया था वह बताया था आपको पादप कोशिका का। अब आप सोचिए कि चाहे जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका, उनका जो प्रकार होगा वह यूकैरियोटिक होगा। यह भी आपको याद होगा कि जो यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनके मुख्य लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी, जो मेरा टॉपिक है, आप जब एक टॉपिक जाइए प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट में आपको एक टॉपिक मिलेगा कोशिका, और लिखा है आगे जीवन की इकाई। जी हाँ, जीवन की इकाई। या जब आप टॉपिक देखो पढ़ लोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से ये बातें समझ में आ जाएंगी। इसलिए मैंने कहा सभी लेसन आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा, इस वाले पूरे टॉपिक में आपको बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप अपने आसपास बहुत अच्छे से अंतर समझते हैं कि कौन से ऐसे दिखने में चीजें आपको पादप दिखाई पड़ती हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जंतु दिखाई पड़ती हैं। यह भेद तो आपको क्लियर ही होगा। सामान्यतः हमारी समझ क्या आती है, जरा पादप जगत से आप सोचिए। पादप यानी कि पौधे। आपके मन में जब पौधा आता है तो मैं बता दूं आप क्या लक्षण देखते हैं एक पौधे के। देखिए, जैसे पौधा आप आएगा आपके सामने, आप क्या देखोगे, उसमें पत्तियां आपके दिमाग में आएंगी। जब भी पौधा मैं बात करूंगा, पत्तियां, एक आपके मन में आएगा भाई जड़, पौधा है तो जड़ जरूर होगी। वहीं पर आपके मन में आएगा फल भी तो होते हैं पौधे से संबंधित, फल, यह भी मन में आपके विचार आएगा। क्या आपके मन में फूल जैसा शब्द नहीं आएगा? आपको सर जी बिल्कुल फूल तो आएगा। क्या आपके मन में बीज शब्द का जब मैं इस्तेमाल करूंगा, बीज, तो आप पौधे के अलावा और किसी चीज के विषय में तो नहीं सोचेंगे। कहने का मतलब मेरा ये पत्तियां, जड़, फल, फूल, बीज, ये सभी पौधे से संबंधित है। लेकिन जब हम पादप जगत की बात करेंगे तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस पादप जगत में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसमें
ना आपको पत्तियां मिलेंगी, ना जड़ मिलेंगे, न फल मिलेंगे, न फूल मिलेंगे, न बीज मिलेंगे। आश्चर्य हुआ सुन करके? जी हाँ, पादप जगत में ध्यान रखें, ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें न जड़, पत्ती, फल, फूल कुछ भी नहीं। यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एक एक बिंदु को समझिएगा। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर पादप जगत का हम एक स्थूल वर्गीकरण करें तो किस प्रकार से, आप देखिए यहां विभेद किया गया है। याद रखें, पादप जगत में आपको कुल 5 वर्गों को पढ़ना है। 5 वर्गों, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक एक वर्ग को ध्यान से समझिएगा। देखिए, यहां पर सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे शैवालों को। शैवाल कहने का मतलब क्या है कि पादप जगत का जो सबसे निम्न स्तर का जो पौधा है, निम्न स्तर की जब मैं बात करता हूं तो याद रखिएगा, जिन वर्गों के पौधों में जितने कम उनके अंग तंत्र या ऊतक तंत्र ये जितने कम होंगे वे उतने ही सरल पौधे कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। याद करिए, मैंने जब आपको कोशिका जीवन की इकाई बताई थी तो किसी भी जीव का निर्माण जो है, जो सबसे छोटी इकाई है वह कोशिका। कोशिका मिलती हैं तो बनते हैं ऊतक, ऊतक मिलते हैं तो अंग, अंग मिलते हैं तो बनते हैं अंग तंत्र, और उनसे बनता है जीव। लेकिन पौधों में मामला जो होता है वह ऊतक तक ही रहता है, वहां पर अंग नहीं बनते हैं। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। अब क्या है कि ये बिल्कुल साधारण स्तर पर बने हुए पौधे हैं, शैवाल। दूसरे पढ़ेंगे आप ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स या ब्रायोफाइटा, ये भी कह सकते, ब्रायोफाइटा। तीसरे नंबर पे आप पढ़ोगे टेरिडोफाइटा। और चौथे नंबर पे आता है आपके अनावर्त बीजी। अनावर्त बीजी या इनको जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूं जिम्नोस्पर्म, ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। और आवर्त बीजी, ये याद रखिए, ये जो क्रम है ये सबसे छोटे यानी बहुत कम विकसित, उनसे अधिक विकसित, फिर उनसे अधिक विकसित, फिर उनसे अधिक विकसित, और ये सबसे अधिक विकसित, आवर्त बीजी। यहां ध्यान रखिएगा, आवर्त बीजी जो पौधे हैं उनको भी बांटा गया है 2 प्रकार के वर्गों में। एक है एक बीजपत्री, और दूसरे कहलाते हैं द्विबीजपत्री। ठीक, अब देखो, आवर्त बीजी के 2 वर्ग हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब आप समझो, सबसे कम विकसित प्रकार जो है वो कौन सा है? शैवालों का है। क्यों ये सबसे कम विकसित है, मैं आपको एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा। देखिए, नंबर 1 पर डाल लीजिए आप हेडिंग शैवाल। और ये ऐसे पादप जगत के पौधे हैं
जिनसे बहुत अच्छे से आप अवगत हैं। कैसे? देखिए, शैवाल क्या होते हैं? सबसे सरल पादप। जी हाँ, सबसे सरल पादप है। क्यों? देखिए, इनमें ध्यान दीजिएगा, इनमें जड़, तना, पत्ती या पत्तियां नहीं पाए जाते। जी हाँ, ये नहीं पाए जाते हैं। और एक बात याद रखें, इनकी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, ये मैंने बताया था वहां पर, सेलुलोज। ध्यान दीजिएगा, किसकी बनी है? सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट की बनी है। बनी है, जी हाँ। सबसे बड़ी बात, ये जो जीव होते हैं या ये जो पौधे हैं, इनमें इनमें जो हमारे संयोजी ऊतक या जिनको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम, नहीं पाए जाते। इनमें जाइलम और फ्लोएम ऊतक अनुपस्थित होते हैं। होते हैं। इनमें 3 प्रमुख रंग, कौन कौन से? एक तो लाल रंग, हरा रंग और भूरा रंग पाया जाता है। भूरे रंग और लाल रंग, ध्यान दीजिएगा, ये जो हरे रंग वाले हैं इनको बोलते क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी। और लाल रंग वाले कहलाते हैं रेडोफाइसी। और भूरे वाले कहलाते हैं पियोफाइसी। अगर हम इनके आवास स्थानों की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये सामान्यतः जलीय जीव हैं या जलीय पौधे हैं। ऐसे भी कर लो तो और आसानी होगी आपको समझने में। पौधे हैं। अब कैसे जल में रहते हैं? याद रखिए, किसी भी प्रकार का जल हो, यानी समुद्री जल हो या जिसको हम मीठा जल कहते हैं, अथवा मीठे जल,
ये भी याद रखिए, ये नम स्थानों पर भी पाए जाते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये नम स्थानों पर पाए जाते हैं। अब इसका मतलब ये समझिए कि ये यही नहीं कि सिर्फ ये समुद्री जल या जिसको मीठा जल या अलवड़ी जल कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अलवड़ीय। जी हाँ, मतलब तालाब, झील, नदी, पोखर, इनमें भी ये पाए जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं और बताऊं आपको, शैवालों में इनके जो जननांग है, इनके जननांग एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। और इनमें भ्रूण नहीं बनता, यानी भ्रूणावस्था नहीं आती इनमें, भ्रूण नहीं बनता। अच्छा, और एक बात, एल्गी का प्रयोग मैं आपको बताऊं, एल्गी हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। जो पूरा हमारे पूरे जीव जगत का जो कार्बन का फिक्सेशन है, यानी कि कार्बन स्थिरीकरण, पूरे जीव मंडल का कार्बन स्थिरीकरण का अधिकांश भाग, ये जो अधिकांश भाग है, ये याद रखें, ये इन एल्गी के द्वारा ही होता है। सबसे बड़ी वजह उसकी है कि जो पौधे हैं, पौधों की कोशिका होगी तो उनमें जो जो उसमें जो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक प्रयोग करेंगे और उससे जो कार्बन का स्थिरीकरण होगा वह सबसे ज्यादा हो जाएगा। दूसरी चीज, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ही जो ऑक्सीजन होती है वो बाहर उत्सर्जित होती है, तो यह भी याद रखें कि पूरे जीव जगत में जो ऑक्सीजन है वह भी पादप जगत की ही देन है। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह समझिएगा। एक बात मैं और बता दूं आपको, जो लेमिनेरिया का पौधा होता है, लेमिनेरिया नामक जो शैवाल है, इससे शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। ठीक है, और एक है रोडोमेरिया पल्मेटा नामक शैवाल। इससे याद रखिएगा, जापान में
तंबाकू के रूप में प्रयोग होता है। जापान में तंबाकू के रूप में प्रयोग होता है। एक प्रोटोडर्मा जो शैवाल है, नामक शैवाल, ये कछुए की पीठ पर उगता है। कछुए की पीठ पर उगता है। यह भी आप ध्यान रखें कि जो लाइकेन नामक पौधे होते हैं, लाइकेन नामक पौधे शैवाल व कवक के सहजीवन से, सहजीविता से बनते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बड़े ही महत्वपूर्ण पौधे होते हैं ये, ठीक है। अच्छा, एक और एल्गी है जिसको कोन्ड्रस कहते हैं। तो कोन्ड्रस नामक शैवाल से अगर ये बड़ा ध्यान रखिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है परीक्षा की दृष्टि से, अगर नामक पदार्थ प्राप्त होता है, पदार्थ प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग, ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग जैम, जेली, आइसक्रीम, चॉकलेट, और सौंदर्य प्रसाधन के काम में होता है। बात समझिएगा ध्यान से, ये जो अगर नामक जो पदार्थ बनता है इस कोन्ड्रस नामक एल्गी से, इसका प्रयोग कई चीजों में किया जाता है। तो देखिए, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज जो है वो शैवाल से यानी कि एल्गी से प्राप्त होती है। वहीं पर मैं आपको बताऊं, एक क्लोरेला नामक एल्गी है, बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, क्लोरेला नामक शैवाल से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, नंबर 2 पर आ जाइए।
ब्रायोफाइटा, देखिए ब्रायोफाइटा शैवालों से तो थोड़े विकसित होते हैं, लेकिन इनमें भी लगभग वही स्थिति होती है। हाँ, ये और है एक बात कि ये सामान्यतः स्थल पर पाए जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जनन की जो प्रक्रिया है, जनन की प्रक्रिया या जनन के लिए नमी की आवश्यकता होती है। और यही कारण है, और यही कारण होता है कि इनको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अतः इन्हें पादप जगत का उभयचर और एक बिंदु याद रखिए, इनमें जाइलम और फ्लोएम ऊतक नहीं पाए जाते। ऊतक नहीं पाए जाते। लेकिन इनमें जो है कूट जो जड़ें होती हैं, ठीक है ना, उनकी उपस्थिति पाई जाती है। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। इनमें कूट जड़ें, जिनको राइजोइड्स पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, और ये भी ध्यान रखें, इनका शरीर जो है जड़ तना या पत्ती में विभाजित नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, इनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो योगदान है वो ये है कि ये मृदा अपर्दन में, ये मृदा अपर्दन को रोकने में सहायक होते हैं। मृदा अपर्दन का मतलब क्या होता है? देखिए, जब तेज हवा चलती है तो जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है ना, वो हवा में उड़ती है, या तेज बारिश होती है
तो मिट्टी का कटाव हो जाता है। तो जो ऊपरी जो परतें होती हैं मिट्टी की, जो उपजाऊ होती हैं, उनका हट जाना, टूट जाना, चला जाना, यही मृदा अपरदन कहलाता है, जिसको ये रोकने में बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि इनके पौधे या ब्रायोफाइटा के पौधे जल का अवशोषण अधिक करते हैं। जी हाँ, अतः बाढ़ को रोकने में भी सहायक होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, इनमें पानी को सोखने की प्रचुर क्षमता होती है। नतीजा ये होता है कि जलाशयों के पास ये पानी को रोक करके क्या करते हैं, बांध बनाने का काम कर देते हैं, जिससे बाढ़ आने का जो खतरा है वह बहुत कम हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि एक स्फैग्नम नामक जो है, एक स्फैग्नम नामक ब्रायोफाइट का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। जी हाँ, इसका और भी कई तरीके से, रुई की जो कृत्रिम जो ऊन है या रुई है, उसके रूप में भी किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके समय इस पौधे का प्रयोग रुई के रूप में बहुत किया गया। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्ग है, इसके पौधे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसी में एक पौधा है जिसको हम लोग मॉस कहते हैं। मॉस नामक ब्रायोफाइट का, ये याद रखिए, ये जो मॉस है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये जो मॉस नामक ब्रायोफाइट है, इसका प्रयोग एंटीसेप्टिक, के रूप में किया जाता है। ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, इनको हम लोग 3 तरीके से वर्गों में बांटते हैं। ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लीजिएगा। ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों में बांटते हैं। बांटा जाता है। कौन कौन से? एक तो लीवर हार्ट है,
दूसरे जो हैं, एक तो लीवर हार्ट है, ठीक है, लीवर वर्ट जिसको बोलते हैं, लीवर वर्ट। दूसरे हॉर्न वर्ट होते हैं, हॉर्न वर्ट। और तीसरे होते हैं मॉस। जी हाँ, लीवर वर्ट की कैटेगरी हो गई, एक होती है हॉर्न वर्ट की और तीसरी होती है मॉस की। लीवर वर्ट जो है उसके मैं अगर उदाहरण दूं तो लीवर वर्ट में आप याद रखिएगा, लीवर वर्ट में जो है वो रिक्सिया, एक आता है पौधा जिसको बोलते हैं रिक्सिया, और पेरोला, ठीक है। और जो हॉर्न वर्ट है इसके अंतर्गत एंथोसिरोस नामक पौधा, और मॉस के अंतर्गत याद रखिएगा वो स्फैग्नम या फ्यूनेरिया। ये आते हैं। तो आपको समुचित जानकारी मिली होगी इसमें। अब तीसरे पर चलते, तीसरा जो हमारा है वर्ग वह बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको बोलते टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, देखिए टेरिडोफाइटा जो होते हैं, यहां पर टेरिडोफाइटा में अधिक विकास हो चुका है। टेरिडोफाइटा में एक सबसे बड़ा गुण पाया जाता है कि इनके अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है उनकी उपस्थिति मिलती है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है। इनमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। एक बात, लेकिन इनमें इनमें पुष्प व बीज नहीं पाए जाते। यह बड़ा ध्यान देने वाली चीज है, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, इनका जो पौधा है इनमें जड़, तना और पत्ती पाई जाती हैं। यानी कि अब ये ऐसे विकसित पौधे हो जाते हैं जहां से कि जो पादप जो शरीर है वह जड़, तना और पत्ती में विभाजित होने लगता है। तो आप देखिए क्रम देखिए जरा किस प्रकार से है। शैवाल सबसे सरल जीव, उनसे थोड़े विकसित ब्रायोफाइट और उनसे भी विकसित टेरिडोफाइट, ठीक है। अब एक बात और समझिएगा, इनमें जो है मैं आपको बताऊं कि एक पौधा है जिसको हम लोग लाइकोपोडियम कहते हैं। लाइकोपोडियम नामक पौधे से
दवा प्राप्त की जाती है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, एक है मार्सिलिया और सिरप्टिस, इसका सब्जी के रूप में प्रयोग होता है। जो मार्सिलिया है का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। जी हाँ, एक एक पॉइंट समझ लिए, बहुत ध्यान से देखिए। अब यहां पर क्या हुआ, पुष्प आने लगे। पुष्प व बीज तो नहीं है, लेकिन जड़, तना और पत्ती में विभाजित होने लगा है। जाइलम और फ्लोएम भी यहां पर आने लगे हैं। अच्छा, एक बात और, एक टेरिडियम नामक जो है, टेरिडियम नामक पौधे का प्रयोग जानवरों के चारे के रूप में, जी हाँ, चारे के रूप में प्रयोग होता है, याद रखिएगा। अच्छा, वहीं पर एक और है टेरिडोफाइट, सिलेजिनेला। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, नाम याद रखिएगा, सिलेजिनेला नामक टेरिडोफाइटा। ये बड़े ही महत्वपूर्ण ये नाम है, ये आपको सामान्य नाम नहीं मिलेंगे इसके सुनने में। टेरिडोफाइटा मेज पर सजावट के रूप में, मेज पर सजावट के रूप में होता है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, वहीं पर एक पौधा है जिसको बोलते हैं इक्वेसीटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वेसीटम नामक टेरिडोफाइटा। इसकी जड़ों से सोना प्राप्त होता है, कि जड़ों से सोना प्राप्त होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण थे। और यह भी याद रखिएगा कि जो टेरिडोफाइट्स हैं, ये यहां पर लिख लीजिएगा, टेरिडोफाइटा को विकसित को पादप जगत का, को पादप जगत का विकसित बीज रहित वर्ग कहा जाता है। जी हाँ, ये टेरिडियम मत भूलिएगा, सिलेजिनेला, इक्वेसीटम,
ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। अब आते हैं नंबर 4। नंबर 4 पर है अनावर्तबीजी, या इनको बोलते जिम्नोस्पर्म। स्पर्म। यहां देखो, ये जो अनावर्त लिखा है ना, इस अनावर्त का मतलब होता है नग्न, नग्न बीज वाले पौधे, नग्न बीज वाले, ये ध्यान रखिए। अब यहां पर आप देखिए बीज आने लगा, लेकिन अभी भी इनमें पुष्प का बनना नहीं हुआ प्रारंभ। ठीक है, ये जो है इनमें पुष्प का बनना प्रारंभ नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात, ये मारुतविद पौधे होते हैं। ये मरुदभिद, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो रेगिस्तान वाले क्षेत्र हैं उनमें अधिक होते हैं, और इनमें वार्षिक वलय पाई जाती हैं। जी हाँ। अब कहो इन वार्षिक वलय का क्या होता है? दरअसल वार्षिक वलय से जो होती है पौधे की आयु की गणना की जाती है। और इनका निर्माण कैसे होता है? पौधों में जो द्वितीयक वृद्धि होती है, जिसमें कि जो जाइलम और फ्लोएम है, ये जो होते हैं ये फिक्स्ड हो जाते हैं। तो ये जो रिंग बनने की इस तरीके की जो रचना तनों में दिखाई देती है, इन्हीं की गणना करके, जो इसीलिए इनको वार्षिक वलय कहते हैं, इनसे पौधे की आयु की गणना की जाती है। ये ध्यान रखिएगा। जी हाँ, सबसे बड़ी बात, इनमें बहुभ्रूणता पाई जाती है। इनमें बहुभ्रूणता ठीक है, इनमें बहुभ्रूणता मिलती है। बीज जो होते हैं, बीज तने पर पाए जाते हैं। इनमें एक पौधा है साइकस। साइकस का पौधा जो होता है, साइकस के पौधे के तने से रस निकालकर साबूदाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, साबूदाना बनाया जाता है। आपने व्रत वगैरह में सफ़ेद सफ़ेद जो छोटे छोटे दाने होते हैं, उन दानों का प्रयोग करके खिचड़ी वगैरह खाई होगी, तो वो जो साबूदाना जिसको कहते हैं वो साइकस के पौधे से ही मिलते हैं। और ये भी याद रखिएगा, देवदार का पौधा है,
देवदार या देवदार, चीड़, स्प्रूस के पौधों को फर्नीचर पौधे कहते हैं। आपने तारपीन का तेल सुना होगा, ध्यान रखिएगा। चीड़ के पौधे से तारपीन का तेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है। और वहीं पर याद रखिएगा, जो देवदार का पौधा है, देवदार के पौधे से जो सिट्रस का तेल मिलता है, जी हाँ, सिट्रस का तेल प्राप्त किया जाता है। वहीं पर पौधा होता है इसी में एक, जिसको आप एक मेवा का प्रयोग करते हो, चिलगोजा। चिलगोजा, तो याद रखिएगा, चिलगोजा नामक मेवा जिम्नोस्पर्म से प्राप्त होता है। चिलगोजा ये जिम्नोस्पर्म का मेवा कहलाता है। और इसी में जो साइकस का पौधा है, साइकस को जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। इसमें साइकस और पाइनस के बड़े दो महत्वपूर्ण पौधे आते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यही बता दूं कि पादप जगत में याद रखिएगा, सबसे बड़ा शुक्राणु और अंडाणु साइकस नामक पौधे से प्राप्त होता है। साइकस नामक पौधे के होते हैं, जी हाँ। तो आप देख लो, ये चीड़ का जो पौधा है, देवदार है, स्प्रूस है ना, चिलगोजा है, ये साइकस है, ये सभी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हैं, यानी जिम्नोस्पर्म से संबंध है इनका। अब आते हैं आवर्त बीजी। आवर्त बीजी ये नंबर 5, जिसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म।
सर्वाधिक संख्या आपको इनकी मिलेगी। सबसे पहले बता दूं मैं, इनको दो भागों में बांटा गया। है कौन कौन से? एक बीजपत्री, व दूसरे हैं द्विबीजपत्री। मतलब है ये, इनमें केवल एक बीजपत्र होता है। बीजपत्र होता है। जैसे देखोगे तो समझ में आएगा। गेहूं, चावल, गन्ना, लहसुन, मक्का, केवल एक सीड, सिंगल बीज। और जो द्विबीजपत्री होते हैं, द्विबीजपत्री में याद रखिएगा, जब उनका बीज आवरण आप हटाओगे तो दो बीजपत्र गिरते हैं। जैसे कि चना को देखें आप, मटर के दाने को देखें आप, जैसे ही बीजपत्र हटाएंगे तुरंत दो आपको स्पष्ट इस तरीके से अलग अलग बीजपत्र दिखाई देंगे। तो जिनमें कोई भी दालें देख लो, सारी दलहनी फसलें, तो इसमें उदाहरण क्या लिखोगे आप? इनमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं। उदाहरण, चना, मटर, दालें। अब एक बात मैं और बता दूं, इनमें जो है, इन पौधों को इनकी जो ऊपरी शारीरिक बनावट है, इसके आधार पर तीन प्रकार से बांटा गया। इनकी बाह्य बनावट के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, शाक। नंबर दो, झाड़ी। और नंबर तीन, पेड़। देखो, शाक की बात हम करें तो आप ऐसे समझ जाओगे जैसे धनिया का पौधा है,
पालक का पौधा है ना, जैसे धनिया है, पालक है, या जो साग होते हैं, ये जमीन से ही पत्ते ऐसे निकलते हैं। ध्यान देना मेरी बात पे। तो इनमें क्या होता है, बहुत कमजोर तनाव, बहुत नीचे से ही पत्तियां निकलती हैं। अब झाड़ी के रूप में आप देखो, जैसे कि गुलाब का पेड़ ले लो, तो आप देखोगे ये जमीन से निकलेगा, लेकिन ये आपकी कंधे से ऊपर नहीं जाएगा, मतलब आप समझो ऐसे इतना रहता है पौधा, और नीचे से ही इसमें शाखाएं आ जाती हैं। लेकिन जो पेड़ होते हैं इनमें तना बहुत मजबूत निकलेगा, और जो शाखाएं हैं वो काफी ऊपर जाकर के निकलती हैं। इस भेद को आप समझिए। जैसे नीम है, आम है, कितने विशाल पौधे आप आसपास देखते हैं। अब मैं आपको बताऊं, आवर्तबीजी जो पौधे होते हैं, आवर्तबीजी पौधों में दो प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। नंबर 1 कहलाती हैं मूसला जड़। अब मूसला जड़ किसे कहते हैं? देखिए, मैं आपको थोड़ा प्रारंभ बताऊं। जैसे ये बीज है, बीज का जब अंकुरण होता है तो एक प्रवर्ध निकलता है ऊपर की ओर और एक निकलता है नीचे की ओर। नीचे की ओर वाला कहलाता मूलांकुर, और जो ऊपर की ओर जाता है इसको बोलते हैं प्रांकुर। मूलांकुर ही बाद में जाकर के ये जड़ में बदल जाता है, और प्रांकुर बाद में तना बनता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु। इस तरीके से आप समझ लो, बस निकल जाएगा आगे बीज। तो मूसला जड़ में क्या होता है, एक मूल जड़ होती है, इनमें एक मूल जड़ होती है, जिसमें बहुत पतली अन्य सहायक जड़ें निकलती हैं। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा मैं आपको बता दूं कि मूसला जड़ें सामान्यतः द्विबीज पत्रों में पाई जाती हैं। ये जड़ें सामान्यतः द्विबीज पत्रों में पाई जाती है। अब स्थिति देखिए कैसे होती है। जैसे कोई द्विबीजपत्री पौधा इस तरीके से ऊपर जाएगा, नीचे एक मूल जड़ जाएगी, इसमें
पतली पतली बहुत सहायक होंगी, लेकिन एक मूल रहेगी, ये है मूसला जड़। ठीक है, वहीं पर दूसरी होती है झकड़ा जड़। तो इसका बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु यह है, बीज का मूलांकुर कई छोटी छोटी जड़ों में विभाजित हो जाता है। एक बात, दूसरी, ये आकार में छोटी होती हैं व कम गहराई में जाती है। और अगला बिंदु है, ये सामान्यतः एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। अच्छा, इनमें क्या होता है, जड़ों का रूपांतरण भी हो जाता है, तनों का भी रूपांतरण हो जाता है। मैं आपको बताता हूं, आवर्त बीजी पौधों में तने रूपांतरित होकर भोजन का संग्रह करते हैं। जी हाँ, कैसे करते हैं? जैसे मैं आपको बता दूं, उदाहरण, जैसे आलू है, तो ये देखते हैं आप, ऐसे आलू में ये आइस बनी होती, ये तने का ही रूप है। तो जो आप आलू खाते हैं दरअसल वह क्या है, आलू का रूपांतरित रूप है, मतलब तने का रूपांतरित रूप है। अदरक, प्याज, लहसुन, प्याज और लहसुन ये जो आप खाते हैं, ये मांसल पत्तियां होती हैं। ठीक है, घुइयां जो खाते हैं आप, घुइयां, ये भी हैं जमीन के नीचे, लेकिन ये याद रखिएगा, ये रूपांतरित तने हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपका आता है।
मैं आपको बता दूं कि आवर्तबीजी पौधों में जो पुष्प है, पुष्प 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 जनन अंग का कार्य करता है। अगर हम पुष्पीय पौधे की बात करें, आप इस तरीके से मान लीजिए शाखा है, तो पुष्प वृंत सबसे पहले नीचे होता है, और फिर आप देखते होंगे इसी पर यहाँ एक इस तरह की इस आकृति दिखाई देती है। ये तो कुछ पुष्पीय पौधे ऐसे होते हैं जिन पर नर जननांग और मादा जननांग दोनों होते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो नीचे हरा भाग लगा होता है जिसमें पौधा लगा होता है, ये पुष्पवृंत है। और ये है पंखुड़ियां। ठीक है। और ये है पुंकेसर, और यह है स्त्री केसर। और यह जो है, ये जो है, यह पूरा भाग जायांग कहलाता है। यहीं पर ये जो है अंडाणु है। और याद रखिएगा, यहां से परागकण इसी से निकलते परागकण, जो कि नर युग्मक का कार्य करते हैं। और उसके बाद में निषेचन की प्रक्रिया जब हो जाती है तो यही जायांग बदल जाता है किसमें? फल में। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जो कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनको द्विलिंगी कहते हैं, अर्थात जिनमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक साथ होते हैं, तो यहां पर मादा युग्मक अंडाणु के रूप में और पराग कणों के रूप में जो होते हैं वो नर युग्मक जाते हैं। तो नर युग्मक यहां पर प्रवेश कर जाते हैं और उसके बाद में निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है। तो यह जो जायांग है, इसका परिपक्व हो जाना ही क्या कहलाता है? फल का निर्माण कहलाता है। जायांग ही कहलाता है, अंग्रेजी में कहते हैं उसको ओवरी। और ओवरी में है अंडाणु यानी ओवम। तो अगर कोई फल कह दे कि फल की परिभाषा क्या होगी, तो परिपक्व
ओवरी जो होती है फल कहते हैं। एक बात, और यहीं पर आप पढ़ोगे एक तो सत्य फल। तो सत्य फल का मतलब समझ लो, जब फल के निर्माण में केवल ओवरी भाग लेती है, तो सत्य फल। जैसे आम, उदाहरण के लिए क्या लिख सकते हो, आम। वहीं पर दूसरा आप पढ़ोगे असत्य फल। तो यहां पर बड़ा ध्यान दीजिएगा, जब फल के निर्माण में ओवरी के अतिरिक्त पुष्प के अन्य अंग भी भाग लेते हैं, बस। असत्य फल का उदाहरण मैं बता देता हूं, सेब। ये ध्यान रखिएगा, सेब में असल में आप जो कुछ खाते हैं, खाने वाला भाग्य पुष्पासन, ये जो भाग होता है, यही विकास हो जाता है इसका, तो पुष्पासन खाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था पूरा पादप जगत का संपूर्ण विवरण जो हम लोगों ने किया। पूरा आप चैप्टर देखिएगा, समझिएगा, और कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका पूरा रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।